एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो आज हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब ये एनसीईआरटी जो एक्सक्रीशन चैप्टर है 11वीं क्लास का, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इसको बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन मतलब कि किडनी फंक्शन के रेगुलेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो इसको एक ही वर्ड में सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा गया है क्या, कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, किडनी फंक्शन रेगुलेट हो रहा है। मतलब कि हार्मोन्स के थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है। फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए बॉडी में क्या एक्शन लिया जाएगा, उसको परफॉर्म करने के लिए कहीं से सिग्नल आता है, फीडबैक दिया जाता है। जैसे सिंपल उदाहरण समझे, जैसे बचपन में हम लोग सब दो भाई हैं मान लिया, तो पहले क्या होता था, पहले जमाने में एंटीना छत पे लगा रहता था, टीवी है ना, सादा टीवी रहता था ब्लैक एंड व्हाइट, उसका एंटीना रहता था छत पे, उसको हम लोग एडजस्ट करते थे, खराब हो जाता था तो नीचे से हम लोग बताते थे कि हाँ ठीक है हिल गया है, अभी और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है, नहीं नहीं अभी और अच्छा करना है, ठीक है क्लियर आ रहा है। तो नीचे से हम लोग एक आदमी फीडबैक देता है, ऊपर से क्या करता है, एक आदमी एडजस्ट कर रहा है। तो यही फीडबैक सिंपल सा एग्जांपल है, फीडबैक यही होता है। अब कुछ भी बॉडी में कोई भी चीज अल्टर होता है, चेंज होता है, तो उससे फीडबैक जाता है, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को जा रहा है या फिर ब्रेन से, तो वो एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, इसी को सिंपल फीडबैक बोलते हैं। अब हार्मोनल फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि कुछ चेंजेस होगा बॉडी में, उसको एडजस्ट करने के लिए हार्मोन्स के थ्रू मैसेज जाएगा और फिर दूसरा हार्मोन हो सकता है रिलीज हो, या फिर कोई और एक्शन से वो चीज को बैलेंस किया जाए, कोई एक्शन परफॉर्म होगा, बॉडी में चेंजेस आएगा। तो यही हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब देखिए इसमें तीन चीज इन्वॉल्व है हमारे बॉडी में, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus और हार्ट। अब देखिए हाइपोथैलेमस तो हम सबको पता है कि हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में है, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus क्या है, तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन के कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, कौन सा, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का सेल्स, ठीक है। अब देखिए हम इसको समझ लेते हैं, पहले के टॉपिक में है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, लेकिन एक बार समझ लेते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है। देखिए ये क्या है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल है, और ये नेफ्रॉन के ऊपर वाला पार्ट है जो कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल रीजन में होता है, ऊपर बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है और डीसीटी होता है, पीसीटी भी होता है, लेकिन पीसीटी को हम लोग यहाँ मतलब नहीं है इसलिए हम लोग नहीं बनाए, ठीक है। अब देखिए ये बोमेंस कैप्सूल है, नीचे आया होगा और फिर इधर लूप ऑफ हेनले बना होगा, सारा जीव सब हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन फाइनली डीसीटी क्या आ जाता है ऊपर वापस से कॉर्टिकल रीजन में। ये समझ लिया कि मान लिया कॉर्टिकल रीजन, नीचे क्या है, मेडुलरी रीजन है, ऊपर क्या है, कॉर्टिकल रीजन है। तो ये क्या है, डीसीटी है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। और ये स्ट्रक्चर स्पेशली हम लोग किसका बात कर रहे हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का, नॉट कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दो तरीके का नेफ्रॉन होता है हमारे किडनी में, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में ये डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल का बात कर रहे हैं, नॉट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो डीसीटी ऊपर आया, ठीक है, और एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल आपको क्लियर होगा ही नहीं होगा तो भी बता देता हूँ कि जहां से ब्लड एंटर करता है, जिस आर्टेरियोल से ब्लड एंटर करता है मतलब आने वाला, तो वो क्या है, एफरेंट, आने वाला, ए फॉर आने वाला, और जहां से एग्जिट करता है, निकलता है, वो इफेरेंट, एफरेंट एंड इफेरेंट। तो ये आर्टेरियोल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी, तो ये हुआ हमारा एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी, यहाँ के कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब यही है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ये यही है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अभी किससे मिलकर बना है, तो डीसीटी से और एफरेंट आर्टेरियोल से। तो ये हाइपोथैलेमस एक तो हो गया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus हो गया और हार्ट हो गया। अब देखिए ये हम लोग समझ लिए कि क्या क्या है, कौन कौन पार्ट इन्वॉल्व है। अब कैसे रेगुलेट होता है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है कि ये सेंस आखिर कैसे होता है, पता कैसे चलता है कि जो बॉडी में जो इम्बैलेंस हो गया है,
कुछ चीज़ों का वो सेंस कौन करता है? तो ऑस्मोरिसेप्टर्स। देयर आर वेरियस ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जो कि सेंस करता है चेंज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम और चेंज इन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। ये जो सारा चीज है इसको सेंस कौन करता है? ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। अब जैसे ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, मान लिया ब्लड वॉल्यूम घट गया है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट गया है या बढ़ गया है, या फिर किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो नॉर्मल हमारा एक जो होना चाहिए उससे अगर बढ़ घट गया है, तो इस चीज़ को इम्बैलेंस को सेंस कौन करेगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, इसी चीज़ को जो हम लोग मेंटेन करते हैं कांस्टेंट एनवायरनमेंट, उसी को तो होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो मतलब होम्योस्टेसिस जो बिगड़ता है, ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन को लेके, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को लेके, बॉडी ब्लड वॉल्यूम को लेके, सारा चीज़ को सेंस कौन करेगा? हमारे हाइपोथैलेमस से प्रेजेंट ऑस्मोरिसेप्टर्स सेंस करेगा। दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंस हो गया कि ठीक है ब्लड का वॉल्यूम घट गया है या बॉडी फ्लूइड का भी वॉल्यूम घट गया है, ठीक है, या फिर किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, तो इसको बैलेंस करना है। इसी के लिए यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। अब ये ऑस्मोरिसेप्टर्स है, वो जब सेंस करेगा तो क्या क्या रिस्पॉन्स स्टार्ट होंगे, इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज है कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल जाएगा, क्या? ऑस्मोरिसेप्टर्स जैसे ही सेंस करेगा, हाइपोथैलेमस क्या होगा? एक्टिवेट होगा और वो स्टिमुलेट करेगा किसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस को। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, इसको स्टिमुलेट करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम लोग क्या क्या यहाँ पे हुआ है अभी कि बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घट गया है, ये ब्लड प्रेशर घट गया है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही अगर वॉल्यूम घटेगा हमारे बॉडी फ्लूइड का, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे जीएफआर भी घट जाएगा। जीएफआर आपको पता होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब कि जिस रेट से ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है छन के नीचे गिर रहा है, इसे वो क्या बोलते हैं? जीएफआर। मतलब पर मिनट जो छन के नीचे गिरता है फिल्ट्रेशन स्लिट से, उसी को जीएफआर बोलते हैं। अब जीएफआर क्यों घट जाएगा बॉडी फ्लूइड घटने से, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घटने से? क्योंकि कम बॉडी फ्लूइड आएगा तो कम प्रेशर से भी आएगा, कम प्रेशर से आएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम बनेगा नीचे छनने के लिए, और जीएफआर अपने आप घट जाएगा। तो एक चीज के घटने से तीनों चीज घट जाएगा, इसीलिए तीनों के लिए कॉमनली ये डाउन एरो लगाया हुआ है। अब ये तीनों घटेगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किस चीज के लिए? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करना है एक हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका नेम क्यों है वो भी अभी बताते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नेम है वैसोप्रेसिन। तो इसको क्वेश्चन में तीन तरीके से आपको लिखा सकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन लिखा सकता है, या फिर इसको शॉर्ट में एडीएच भी लिखा सकता है, या फिर वैसोप्रेसिन भी लिखा सकता है। तीनों एक ही चीज है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये क्या एक्शन दिखाएगा वो देखते हैं। क्या हो गया है कि बॉडी फ्लूइड घट गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी घट गया है, जीएफआर भी घट गया है। तो ये क्या एक्शन करता है? ये दो एक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कि ब्लड प्रेशर को जो कॉन्स्ट्रिक्ट करा है उसको नैरो करा है, उसके ल्यूमेन को मतलब पतला करा दे, कॉन्स्ट्रिक्ट करे, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा है। तो ये कौन कराता है? वैसोप्रेसिन। अब जैसे ही वैसोप्रेसिन ब्लड में रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब ब्लड वेसल को पतला कर देगा। इससे क्या होगा कि उतना ही सेम फ्लूइड को अगर पतला रास्ता से गुजारा जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर इमीडिएटली क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये इमीडिएट सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ क्या करता है? दूसरा एक्शन इसका क्या होता है कि डीसीटी पे एक्ट करता है। डीसीटी पे एक्ट करता है क्यों? तो डीसीटी का फंक्शन है, आप हम इसी चैप्टर के पीछे पार्ट में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है डीसीटी का फंक्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल मतलब कि कंडीशन जब एप्रोप्रिएट कंडीशन आएगा तभी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो यही है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का एक केस कि डीसीटी से जो वैसोप्रेसिन है डीसीटी से H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये वैसोप्रेसिन डीसीटी पे, नेफ्रॉन के डीसीटी पे एक्ट करेगा और वहां पे H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। मतलब कि जो ट्यूब्यूल है जहां से यूरिन बनेगा, जो आगे पास आउट हो रहा है, वहीं से रीअब्जॉर्ब कर लिया। जो भी चीज रीअब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है? बॉडी में रह जाता है। जो ट्यूब से पास हुआ वो यूरिन में जाता है, जो रीअब्जॉर्ब हुआ वो बॉडी में रह जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? वाटर का। मतलब वाटर बॉडी में रिटेन होगा तो
यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। यूरिन का वॉल्यूम घट रहा है और बॉडी में वाटर रिटेन हो रहा है, रह रहा है, बॉडी में वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है, तो यही वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है यही तो बॉडी के फ्लूइड को बढ़ाने का काम करेगा। बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो ये जो घट गया था इसको रेगुलेट किया गया कि नहीं, एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया गया, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो पतला रास्ता हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दूसरा चीज कि वाटर को और बचा लो, मतलब वाटर यूरिन से पास नहीं होने दो, डीसीटी से और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करा लो, तब भी ये क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वैसोप्रेसिन, एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ाता है घटाता है, घटाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि पानी जो ट्यूब्यूल है उससे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब बॉडी में रिटेन हो रहा है, ये किसका काम है, वैसोप्रेसिन का। तो यूरिन वॉल्यूम क्या करेगा, घटाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इसीलिए इस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस एक टर्म होता है, डायूरेसिस, क्या, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है कि ज्यादा वाटर लॉस होना यूरिन के थ्रू, मतलब बॉडी से वाटर का ज्यादा से ज्यादा लॉस होना, इसको डायूरेसिस बोलते हैं। और ये यूरिन से वाटर का लॉस से बचा रहा है, यूरिन से वाटर लॉस बचा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई होप कि आपको समझ में आएगा इसका नेम ऐसा क्यों है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक फंक्शन हो गया ये वैसोप्रेसिन का। तो दो फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम डीसीटी, यही है। इसी तरीके से हमारा वैसोप्रेसिन काम करता है। तो हाइपोथैलेमस का एक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे दिखा और इस तरीके से रेगुलेट हुआ। और आगे क्या होगा, और भी चीजें होती है, किडनी के थ्रू जो रेगुलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए सेम ही चीज हुआ है, सेम ही एक्शन हो रहा है, अलग हम लोग देख रहे हैं, सेपरेटली देख रहे हैं, लेकिन सेम ही चीज है, केस सेम है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट गया है, बॉडी ब्लड प्रेशर घट गया है, तो जी तीनों साथ में घट जाएगा। ठीक है, तो और क्या एक्शन हो रहा है, उधर तो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, वैसोप्रेसिन रिलीज हो रहा है, सारा चीज हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, जब ये तीनों चीज घटता है तो जेजीए जो है, जेजीए अभी हम लोग पीछे देखे, जेजीए क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ सेल्स, ठीक है, और डीसीटी के कुछ सेल्स साथ में कंबाइंड होकर एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। अब जेजीए में ही एक पार्टिकुलर सेल है जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स, दोनों में सेल्स हैं, एफरेंट आर्टेरियोल का और डीसीटी का। तो उसी में एक पार्टिकुलर सेल्स है, और भी सेल्स होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर, वो कभी आपको क्वेश्चन में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकुला डेंसा ये सब भी सेल्स होता है, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जेजी सेल्स जो है ये एनसीईआरटी में दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी में एक सेल है जेजीए में, देखिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। जेजीए मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, मतलब वो कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोला जाता है, उसी में एक सेल है जेजी सेल। ठीक है, नाम सिमिलर है, एक और नाम सिमिलर हो गया क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो वो नेफ्रॉन है, दो तरीके का नेफ्रॉन जो होता है, कॉर्टिकल एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। उसी में एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है जेजीए apparatus और उसी में एक सेल है क्या, जेजी सेल्स। तो यहाँ पे तीन चीज हो गया, जेजीए, जेजी नेफ्रॉन और एक जेजी सेल्स, तीनों में अंतर है छोटा छोटा। तो देखिए यही जेजी सेल्स है कहाँ पे, जेजीए में। अब ये जेजी सेल्स रिलीज करता है रेनिन, जैसे ये चीज होगा ब्लड प्रेशर घटेगा तो रेनिन रिलीज होगा कहाँ से, जेजी सेल्स से। ये पार्टिकुलर सेल्स रेनिन रिलीज करता है, रेनिन इज ए हार्मोन। अब ये रेनिन का ही सारा आगे एक्शन है। ठीक है, ये क्या क्या परफॉर्म करता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये बॉडी में क्या क्या चेंजेस को इनिशिएट करता है। ब्लड में आ गया क्या, रेनिन। अब रेनिन जैसे ही ब्लड में आ गया वो क्या करता है, रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। रास मैकेनिज्म, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। और ये रास मैकेनिज्म जो है, यही जो है इन तीनों चीज को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जेजी सेल्स है, जेजी सेल से रेनिन रिलीज हुआ और रेनिन जो है वो कुछ चेंजेस किया जिससे वापस ये क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। होम्योस्टेसिस का जो पार्ट इम्बैलेंस हो गया था वो रेगुलेट हो गया, मतलब ब्लड का वॉल्यूम घट गया था या बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घट गया था या फिर जीएफआर घट गया था, सारा मेंटेन हो गया। यही रास मैकेनिज्म चला। तो ये रास मैकेनिज्म में ऐसा हुआ क्या, क्या क्या इन्वॉल्व है, इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहीं पे एक और चीज है, हार्ट हमने देखा था कि हार्ट भी किडनी फंक्शन के रेगुलेशन में क्या करता है, इन चीजों के रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। आगे हमने देखा था शुरू में
ये देखिए हाइपोथैलेमस का एक्शन देख लिए, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जेजी सेल्स रास मैकेनिज्म चलाता है, ठीक है, और हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए हार्ट क्या रोल प्ले करता है। अब ये चीज़ जो हो रहा है, तीनों चीज़ घटा था, अब ये इसको बढ़ा दिया रास मैकेनिज्म। अब ये जब बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर घटा था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ज़्यादा ना बढ़ जाए, और मतलब बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, फिर वो भी हार्मफुल है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर में नहीं बढ़ना है। ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लड बॉडी का जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाए, या जीएफआरई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये भी दिक्कत है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको सही समय पे रोकने के लिए, वापस से सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए यहीं पे एक्शन आता है किसका, तो हार्ट का। तो हार्ट से क्या होता है, हार्ट से रिलीज होता है क्या, ANF, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर, क्या, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर, ANF। और ये जो है क्या करता है, चेक करता है रास मैकेनिज्म पे, रास मैकेनिज्म पे चेक करता है, मतलब उसको रोकता है। कैसे, तो वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसोडाइलेशन मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के उल्टा, क्या, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल को नैरो किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना, उसके मसल्स को, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, क्या, उसको डायलेट करना है, मतलब उसको और वाइड, जो रास्ता है उसको और वाइड कर देना है, जिससे ब्लड प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। तो ये वैसोडाइलेशन कराता है कौन, ANF। और ANF जो है बॉडी का एकमात्र हार्मोन है। आपको अगर क्वेश्चन है तो सीधा दिमाग में रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन है जो ब्लड प्रेशर को घटाता है, तो ANF, ठीक है। कौन है जो वैसोडाइलेशन कराता है, तो ANF एकमात्र हार्मोन है। आगे हम लोग सब हार्मोन को एक साथ देख लेंगे कौन क्या करा रहा है समरी में। अभी देखते हैं कि रास मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए रेनिन रिलीज हुआ कहाँ से, किडनी से। रेनिन कहाँ से रिलीज हुआ, किडनी से। किडनी के कहाँ से, तो JGA से। अब रेनिन आ गया ब्लड में। अब ब्लड में एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिन, जो पहले से घूम रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन। अब जेन जो है, जो सफिक्स होता है, आपको पता होगा किसी से पीछे लगा तो क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना होता है, वो पहले से डीएक्टिवेटेड, फंक्शनल नहीं है। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है ब्लड में पहले से सर्कुलेट कर रहा है, अब इसको एक्टिवेट करना बस बाकी है, और यही एक्टिवेशन का काम कौन करता है, रेनिन। अब रेनिन जैसे ही आता है ब्लड में, ठीक है, जेजी सेल से, तो एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है ये एंजियोटेंसिन 1 में। लेकिन ये एंजियोटेंसिन 1 अभी भी फुली फंक्शनल नहीं है, इसको फर्दर और कन्वर्ट किया जाता है, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है अभी। वो लंग से आता है, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया, ये लंग से आएगा, ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए एंजियोटेंसिन 1 बना, वो एंजियोटेंसिन 2 में फर्दर कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो है ये फंक्शन है, अब इसी का सारा फंक्शन है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो एक्शन मेनली परफॉर्म करेगा, क्या, तो सबसे पहले ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ये भी एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। पिछला वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग कौन देखे, वैसोप्रेसिन, जो कि पिट्यूटरी से आता है। ये क्या है, एंजियोटेंसिन 2 इतना प्रोसेस से कन्वर्ट होके बना है ब्लड में, और ये भी एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ये भी सिमिलरली क्या करेगा, ब्लड वेसल को नैरो कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ये यहाँ पे नया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स का, तो जो एड्रीनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, एड्रीनल, किडनी के ऊपर, रीनल, जो रीनल जो किडनी है उसके ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड, उसका कॉर्टेक्स पार्ट मतलब बाहर वाला कॉर्टिकल रीजन, अगर आपको याद होगा तो जो बाहर का रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन को क्या बोलते हैं, मेडुला। अब जो एड्रीनल ग्लैंड है कुछ इस तरीके का, ये कॉर्टेक्स रीजन है, यहीं से एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, कौन इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो यही एंजियोटेंसिन 2, यही कॉर्टिकल रीजन को स्टिमुलेट करता है, किडनी के ऊपर रहेगा ये एड्रीनल ग्लैंड। अब यहाँ से स्टिमुलेशन के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, 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 ये क्या है, एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन है, ठीक है। आप एंडोक्राइन में पढ़ेंगे कि जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, तो इसमें चीफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ना, ये स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। स्टेरॉयडल मतलब लिपिड बेस्ड हार्मोन,
नॉट प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, ये भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी पे, ये नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से कहाँ से स्पेसिफिकली, तो डीसीटी से। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाला बात ये है, पहले भी हम लोग कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखे डीसीटी से, यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन जो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वो बोथ H2 और Na का, बोथ वाटर एंड सोडियम। जो वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन कराता है ओनली वाटर। और ये इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, इस चीज़ को चेक भी किया जाता है क्वेश्चन में। वैसोप्रेसिन भी डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, लेकिन वो बस वाटर का कराएगा। और जो एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन कराएगा वो वाटर और सोडियम दोनों का कराएगा, ठीक है। तो दोनों के कंबाइंड एक्शन से, वहां से पिट्यूटरी से आया था वैसोप्रेसिन, वहां भी डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ इसके कारण ये भी साथ ही साथ तो चल रहा है ना रास मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, H2 और Na का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो काफी ज्यादा H2 और Na का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और बॉडी में फ्लूइड को रिटेन किया जाता है। अब देखिए इसीलिए इसका नाम ही है रास मैकेनिज्म। क्यों, तो रेनिन आर, एंजियोटेंसिन ए, ठीक है, एक और ए एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, ठीक है, RAAS। यही रास मैकेनिज्म कौन एक्टिवेट किया, रेनिन। रेनिन कहाँ से आया, जेजी सेल से, तो ये है रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या एक्टिवेट किया, रास मैकेनिज्म, और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो बीपी बढ़ाओ। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन आया, एल्डोस्टेरोन क्या किया, H2 और Na का रीअब्जॉर्प्शन कराया, तो मतलब फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ाओ, बीपी बढ़ाओ, GFR बढ़ाओ। तो ये सारा तरीका से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो घट गया था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जो ब्लड प्रेशर घट गया था उसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जो GFR घट गया था उसको बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हो गया, सारा मेंटेन हो गया, और इसी तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जा रहा है। तो इसमें हम अगर समराइज करें तो इसमें कौन कौन हार्मोन इन्वॉल्व है, सबसे पहले कौन इन्वॉल्व है, तो ADH। इसी को कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डायूरेसिस से बचाता है। डायूरेसिस क्या होता है, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो यूरिन को क्या करता है, पतला करता है और वाटर को रिटेन करता है, इसीलिए ADH, एंटी डायूरेटिक। इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एक तो ये काम कर रहा है, कहाँ से निकला, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। और कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, यहीं पे नोट डाउन करते हैं, रेनिन, ठीक है। और कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, तो एल्डोस्टेरोन। अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन का ही तो सिक्रीशन कराता है रेनिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके, ठीक है। और कौन सा इन्वॉल्व है, तो एंजियोटेंसिन 2, यही एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके, स्टिमुलेट करके उसको। तो ये सारा हार्मोन है। किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का तीनों, अगर पूछे कि एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, बीपी बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, बीपी बढ़ाता है, रेनिन क्या कराता है, इनडायरेक्टली बीपी बढ़ाता है, एडीएच क्या कराता है, इनडायरेक्टली बीपी बढ़ाता है। लेकिन एकमात्र हार्मोन है ANF जो हार्ट से रिलीज होता है, ठीक है, वो बीपी को घटाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि घटा रहा है, बीपी को घटा रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को घटा रहा है, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, ANF। एकमात्र हमारे बॉडी का हार्मोन है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को घटा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को घटा रहा है। और ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, तो हार्ट से। क्यों इसका नाम है अट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, क्योंकि ये हार्ट के वॉल के अट्रिया से रिलीज होता है। ये हार्ट है, हार्ट का जो अट्रियल वॉल है वहीं से रिलीज होता है ANF, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर। तो ये सब सारा हार्मोन इन्वॉल्व है, और इस तरीके से हमारा जो किडनी फंक्शन है, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस ब्रॉड टर्म होता है, बहुत सारा चीज होता है इंटरनली, बॉडी इंटरनली एनवायरनमेंट में आता है, जिसमें कुछ मेन पोर्शन क्या होता है, बॉडी के ब्लड का वॉल्यूम, एक कांस्टेंट ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होता है ना हर बॉडी में, ठीक है, उसका, और भी टिश्यू फ्लूइड है उसका वॉल्यूम, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, सारा चीज क्या है, होम्योस्टेसिस का पार्ट है। और ये सब पार्ट कौन रेगुलेट कर रहा है, तो किडनी। और किडनी कैसे रेगुलेट कर रहा है, तो इन हार्मोन्स के थ्रू, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। और यही हम लोग इसमें पढ़े हैं। अभी आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको हर लाइन एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।